हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए एनर्जेटिक व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये व्लॉग जो है 4 मई यानी कि संडे का रहने वाला है। और जैसा मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, तो बस उठ तो मैं खैर 5:15 बजे गई थी। अपने घर के छोटे मोटे मैंने काम निपटाए, उसके बाद जो है नहा धो के आ गई हूँ भगवान जी को दिया दिखाने के लिए। लास्ट ब्लॉग में खुशी के नीट के एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और साथ साथ ही बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि खुशी का नीट का एग्ज़ाम कैसा रहा। एक बहन का कमेंट आया कि उनकी बिटिया ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था बट उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। खुशी का एग्ज़ाम कैसा हुआ? तो जी देखो, एग्ज़ाम कैसा हुआ इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों के साथ ना एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है। हम माँ बाप हैं, हमें बच्चे को सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चा अगर नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, नीट का एग्ज़ाम कोई इजी एग्ज़ाम नहीं है। ये बहुत 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 टफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और जो बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, वो उसको क्लियर करने के लिए अपनी जी जान झोंक देता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए। दूसरी चीज़, हम बच्चे की मेहनत को हमें देखना चाहिए, बच्चे के डेडिकेशन को देखना चाहिए कि पूरा साल हमारा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितने डेडिकेशन के साथ उस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। वो अपना जी जान झोंक देते हैं बच्चे नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर उन्होंने अपने लिए ये रास्ता चुना है तो बच्चों को भी पता है कि उनको कितनी मेहनत करनी है। इस बार नीट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ था, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। एनटीए ने टाइम कम कर दिया, पेपर लेंदी कर दिया और पेपर टफ़ कर दिया। आप जानते ही हो कि खुशी एलन जाती थी प्रिपेयर, मतलब उसने वहीं से प्रिपरेशन की है, कोचिंग एलन से ली है। तो एलन इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो खुद इस पेपर को सॉल्व करने बैठे हैं, तो एक पार्ट को सॉल्व करने में 2 घंटे से ज़्यादा लग गया। इतना टफ़ पेपर, आप सोचो मेंटोर्स उसको करने में इतना टाइम ले रहे हैं, तो हम बच्चों से क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखें। अच्छा, जो भी चीज़ें चल रही हैं, हम खुद भी जो है एग्ज़ाम हुआ है तब से वीडियोस देख रहे हैं, लाइव्स देख रहे हैं, क्या कुछ कट ऑफ कितने पे जाएगी, क्या कुछ सिनेरियो रहेगा। अच्छा, एनटीए की अभी तक आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। जब तक एनटीए की आंसर की रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एलन वालों ने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट से आंसर की लेके बच्चों को भेजी है, लेकिन हर आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग हैं। तो अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। और जब तक एनटीए रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं करता या आंसर की रिलीज़ नहीं करता तब तक कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता। यहाँ मैं आपको ना अपनी उंगली दिखा रही थी, इसमें ना यहाँ नाखून के पास चोट लगी है। मैं पानी गर्म करने वाली केटली साफ़ कर रही थी, उसमें जहाँ से पानी निकलता है ना, उसमें उंगली फंस के और पूरा अंदर तक ना मांस निकल गया था। 3 से 4 दिन इसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। इतना मैं परेशान रही हूँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी अभी भी कहीं भी टच होता है ना तो इसमें ब्लीडिंग चालू हो जा रही है। और कल हम लोग एक वीडियो देख रहे थे, लाइव था एक्चुअली, तो वहाँ भी ये नीट के एग्ज़ाम को लेके आंसर की वगैरह वही सब डिस्कस हो रहा था। तो वहाँ बच्चे नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि लास्ट ईयर रिज़ल्ट ने ट्रॉमा दिया है, इस साल पेपर ने ट्रॉमा दिया है। तो ये चीज़ देखो, हम माँ बाप को ही समझनी पड़ेगी कि हमारे खुद के बच्चे किस मेंटल जो है स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत है। और एक बच्ची ने जो है, एक वीडियो मैंने देखा, उसने नीट के एग्ज़ाम के बाद सुसाइड कर लिया। तो यार यहाँ पे ना देखो, बच्चों की गलती नहीं है, ये हम माँ बाप की गलती है। हम माँ बाप अपने बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं, अपने बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं ना कि बच्चा क्या करेगा। बच्चे को समझ में नहीं आता है, बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, बच्चों को नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। बच्चे ऑलरेडी इतने ज़्यादा परेशान हैं कि साल भर मेहनत किया और इस बार एनटीए ने क्या कर दिया। तो हम लोगों को अपने बच्चों को मॉरल सपोर्ट देना चाहिए, अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि बच्चों पे प्रेशर डाल के उन पे ज़्यादा और स्ट्रेस थोप के उनको डीमोटिवेट करना चाहिए। मेरा मानना ये है।
पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, एडमिशन होगा नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत बाद की चीज़ें होती हैं। बच्चों के ज़िंदगी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय उसके कि बच्चों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे बच्चों की ज़िंदगी है। बच्चे हैं तो सब कुछ है, बच्चे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं यही एक चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि हम लोगों को अभी फ़िलहाल जो है अपने बच्चों की मेंटेलिटी को समझना चाहिए, अपने बच्चों के प्रेशर को समझना चाहिए, स्ट्रेस को समझना चाहिए कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि एग्ज़ाम में पेपर का लेवल बहुत हाई था और जो है टाइम बहुत कम था। खुशी का लास्ट के 15 मिनट में पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, उसका पेन चलना बंद हो गया, वो इतना ज़्यादा पैनिक कर गई। एलन इंस्टीट्यूट के जो मेंटोर्स हैं, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तुरंत से सबके कॉल आने शुरू हो गए। 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, 5:05 पे मेरे पास खुशी के मेंटोर का फ़ोन आ गया था कि बच्चे पैनिक ना करें, पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, सबके छूटे हैं, पैनिक नहीं करना है बस। तो यही चीज़ हम लोगों को अपने बच्चों को समझानी है, यही हमें हिम्मत अपने बच्चों को देनी है कि पैनिक नहीं करना है। आपका काम था मेहनत करना, आपने मेहनत की, आपने एग्ज़ाम दिया, अब आगे एडमिशन होता है नहीं होता है, कॉलेज मिलता है नहीं मिलता है, वो डेस्टिनी पे छोड़ दो। और मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि वो आप डेस्टिनी पे छोड़ दो। इस बार पेपर का लेवल इतना हाई था कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें बच्चे भी और पेरेंट्स भी, और इंतज़ार करें एनटीए की आंसर की रिलीज़ होने का, एनटीए का रिज़ल्ट रिलीज़ करने का। यही मैं आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करूँगी और यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। बिल्कुल भी पैनिक ना करें, ना पेरेंट्स ना बच्चे। तो जी अपने बच्चों के हालात हमें ही समझने पड़ेंगे क्योंकि हम माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, वो छोटे हैं। और खुशी का जैसा भी जो भी रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं रिलीज़ नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ी सी प्राइवेसी रखना और थोड़ा सा चीज़ों को दबा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन होप यही है कि शायद कॉलेज मिल जाएगा। बाकी भगवान से प्रे कर रहे हैं कि होप सो सब अच्छा ही हो। आप लोग भी प्रे कीजिएगा, ब्लेसिंग्स अपनी खुशी को देते रहिएगा। और जिन बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम दिए हैं सभी बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि जिन बच्चों ने मेहनत की है उन बच्चों की मेहनत सफल हो और हर उस बच्चे को कॉलेज मिले जिस बच्चे ने जी जान से मेहनत कर रखी है और एग्ज़ाम दिया है। तो जी यहाँ मैंने अपना ड्राइंग रूम जो है वो साफ़ कर दिया है, प्रेस के कपड़े बांध दिए हैं, बांध के खैर लकी ने रखे हुए थे, 1-2 कपड़ा जो निकला था वो भी मैंने उसमें पोटली में डाल दिया है। बंधे होते हैं तो ये रहता है भैया आते हैं और ले जाते हैं। और सोफ़ा तो दिन में पता ही नहीं कितनी बार हमारा साफ़ होता है। अच्छा एग्ज़ाम हुआ है तब से 2-3 दिन हो गए हैं, डेली ही हमारा लाला आ रहा है। तो हमारा लाला आता है तो घर तो हमारा ऐसा अस्त व्यस्त हो जाता है, दिन में कई बार साफ़ करना पड़ता है। और छोटा बच्चा जब घर में होता है ना तो वास्तव में घर तभी लगता है जब घर फैला हो। जब तक छोटा बच्चा घर में और घर फैला ना हो ना तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि घर है या छोटा बच्चा घर में है, ये रहता है। तो जी ड्राइंग रूम की सारी डस्टिंग वगैरह करके और मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि नाश्ते के बर्तन अभी रहते हैं। नाश्ते के बर्तन जो है डिश वॉशर में लोड करके और उसके बाद जो है मैं आगे का काम अपना शुरू करूँगी। और इसके आगे का ब्लॉग जो मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा। बहुत स्पेशल, ज़बरदस्त और बहुत इजी, डिलीशियस, कम टाइम में बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने। एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी प्लीज़ डिश वॉशर का रिव्यू शेयर करना, मैं भी लेने का सोच रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो जी मेरा डिश वॉशर जो है वोल्टास बेको का है और ये 8 प्लेट्स डिश वॉशर है, जो कि थोड़ा छोटा रहता है लेकिन 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। ये जो ऊपर वाली ट्रे है इसमें इस तरीके की 2 ट्रे आती है, लेकिन मैंने एक ट्रे निकाल रखी है, मैं एक ही यूज़ करती हूँ। इसमें जैसे स्पून, नाइफ़ वगैरह आ जाते हैं और यहाँ रख देती हूँ मैं जो बड़े चमचे होते हैं, चाय वाली छानने वाली छलनी वगैरह होती है। इसमें यहाँ पे और यहाँ पे छोटी कटोरियाँ, 1-2 चमचा और बच गया, जो बिल्कुल छोटी छोटी कटोरियाँ होती है वो मैं इधर लगा देती हूँ। तो इसमें मैं इस तरीके से अरेंज करती हूँ।
अच्छा, नीचे का जो रैक है इसमें मैं रखती हूँ बड़े बर्तन, जैसे कुकर, पतीला, प्लेट्स वगैरह। प्लेट्स इधर खड़ी हो जाती है ऐसे, तो बहुत सारी प्लेट्स तो मैं इसमें डालती नहीं हूँ, बट हाँ बड़े बर्तन मैं इसमें डालती हूँ। और ये होता है रिमूवेबल, ये निकल जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये वाली ट्रे निकल जाती है। तो इसमें जब भी हमें रिंजिट वगैरह या जो भी इसका सॉल्ट वगैरह होता है वो डालना होता है, तो उस टाइम पे इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये इसमें जाली होती है जो कि जितना भी कचरा बर्तनों का होता है वो अपने अंदर लेती है। अगर आप मेरी तरह बिल्कुल साफ़ बर्तन अच्छे से पानी से खंगाल के डालते हो तो ये आपको डेली साफ़ करने की नीड नहीं रहती है। ये वाली जाली में जाके अटकता है। जो टूथब्रश होती है ना, उससे बहुत ईजीली क्लीन हो जाती है। और अगर आप अच्छे से साफ़ करके धो के बर्तन रखोगे तो ये हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार कर दो, इनफ होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें डलता है इसका सॉल्ट, और सॉल्ट डालने के लिए इस तरीके से फेनल आपको मिलता है। ये फेनल लगा के और इस तरीके से आपको पैकेट खाली करना होता है। मेरे इसमें अभी सॉल्ट बचा हुआ है, तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा सैंपल के तौर पर डाला है। अच्छा, अब जो ये डिश वॉशर का ढक्कन है इसमें भी 2 पोर्शन दिए होते हैं। इस वाले पोर्शन में जो है आपका डिटर्जेंट डलता है 1 चम्मच यहाँ पे। ये इसमें लिखा होता है, लेकिन ये लिखे होने के और ये जो निशान दे रखा है ना, ये कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। इसमें 1 चम्मच में से पौना चम्मच इसमें डालना होता है और बाकी बचा हुआ इसमें डालना होता है। ये डाल देते हैं ना तो बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये होता है रिंजिट का। इसमें जाता है रिंजिट। आप ये देखिए, ये मेरा भरा हुआ है अभी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही इसको रिफ़िल किया है, रिंजिट को भी और सॉल्ट को भी। तो इसमें ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना, इसमें अंदर ये एरो तक आपको जो है इसमें रिंजिट भरना होता है। और ये जो लाइट जैसा ग्लास है ये ब्लैक है अभी, जब रिंजिट ख़त्म होता है तो ये वाइट हो जाता है, तो ये इसकी निशानी होती है। इस पर आपको ध्यान रखना होता है। अगर रिंजिट आपका ख़त्म हो गया है या सॉल्ट आपका ख़त्म हो गया है, आपने नहीं डाला है, तो बर्तन ना वाइट वाइट होने शुरू हो जाता है, अच्छे से साफ़ नहीं होता। और ये बंद करना बहुत इजी होता है। एरो से एरो में लाना होता है और इस एरो तक ले जाना होता है। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजिंग, बाकी बहुत इजी टू यूज़ है डिश वॉशर। और मुझे लगता है कि हर गृहिणी के पास ये होना ही चाहिए, बड़ा नहीं तो छोटा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन होना ही चाहिए डिश वॉशर। इसको लगा, जितना निकालना इजी है ना उतना ही लगाना भी इसको इजी है। लग गया, दैट्स इट। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, इसके नीचे ना ये फैंस होते हैं। अब ये जो पंखे हैं इसी से वो पानी आता है बर्तनों पे। ये जो इसके अंदर आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इस होल से ये ऊपर की साइड पानी फेंकता है, जिससे बर्तन साफ़ होते हैं। और ये ऐसे घूमता है। ये किसी भी बर्तन में टच नहीं होना चाहिए, ये हमें ख़ास ध्यान रखना होता है कि ये बर्तन में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पंखे की जो लिड है ये जो पंखुड़ी है ये टूट जाएगी। सेम ऐसी ही ये ऊपर भी होती है, ये देखिए। और ऊपर वाले में ऊपर पानी जाता है ऊपर वाली ट्रे के लिए, नीचे वाले में से पानी जाता है नीचे वाली ट्रे के लिए। और ये ट्रे जितना निकालना इजी है ना, उतना ही इनको लगाना भी बहुत इजी है। ये देखिए। और वीडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया है, उसके लिए सॉरी। मैं पंखा बंद करना भूल गई थी, किचन का पंखा चल रहा था, इसलिए इतना डिस्टरबेंस जो है वीडियो में आज रहा है। होप कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आई होगी, और जो है जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। यहाँ मैंने डिश वॉशर अपना लोड कर दिया है। ऊपर वाली ट्रे में मैंने स्पून्स और चमचे वगैरह छोटे बर्तन लगा दिए हैं। नीचे वाली ट्रे में जो है कुकर, पतीला, फ्राइंग पैन, जो भी बड़े बर्तन रहते हैं, प्लेट्स रहती हैं, चॉपिंग बोर्ड है, ये सब इसमें बहुत इजीली आ जाता है। जो थोड़े बहुत 1-2 छोटे बर्तन रहते हैं उनको मैं हाथ से मांज लेती हूँ। और अब जो है इसमें मैं जो है डालने वाली हूँ इसका डिटर्जेंट। अच्छा, इसकी ना टिक्कियाँ भी आती हैं, लेकिन टिक्कियों से ज़्यादा मुझे जो है ये डिटर्जेंट अच्छा लगता है। टिक्कियाँ काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती हैं, डिटर्जेंट टिक्कियों से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और ये मेरे को ठीक भी लगता है। उसमें डेली की 1 टिक्की जाती है, इसमें आप बर्तन के हिसाब से कम ज़्यादा जो है डिटर्जेंट कर सकते हो। यहाँ अब मैं साइकिल सेट करने वाली हूँ, और इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी है। अभी मैं इसको कर रही हूँ 1.5 घंटे की साइकिल पे।
ये प्ले पॉज का बटन है, इसमें आप जब पॉज करेंगे तो ये जो 1:30 के 1:30 के बीच में दो डॉट्स हैं ये ब्लिंक करनी बंद कर जाती हैं। जब आपको प्ले करना है तो ये जो 2 डॉट्स हैं ये ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं, तो ये इसकी पहचान है कि आपका डिश वॉशर चल रहा है या पॉज मोड पे है। तो जी ये जो है अभी 1.5 घंटे के बाद का क्लिप है। बर्तन वॉश हो चुके हैं और बर्तन साफ़ होने के बाद ना सबसे बड़ी चीज़ रहती है, बर्तन सूख के निकलते हैं। गर्म पानी में धुलते हैं और जब आप डिश वॉशर को ओपन करोगे आपको बिल्कुल सूखे बर्तन मिलते हैं, गीला बर्तन एक भी नहीं मिलता है। और बर्तन बिल्कुल ऐसे चमक जाते हैं ना जैसे हम नए अभी दुकान से लेके आए हैं। तो बहुत यूज़फुल गैजेट है। और कुकर देखो आप, कुकर भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। सिर्फ मेहनत इतनी लगती है कि इसको पानी से खंगाल के जो है उसके बाद डिश वॉशर लोड करना पड़ता है।